हेलो नमस्कार दोस्तों। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे आप सभी लोग। तो जैसा कि हम लोग छठी क्लास का ये बुक है, SCRT बिहार सरकार की किताब है और इसमें हम लोग इतिहास पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग है ना वैदिक कालीन जो शिक्षा है। चलिए इसमें हम लोग देखते हैं वैदिक काल में शिक्षा है ना किस रूप में दी जाती थी। तो मौखिक रूप में दी जाती थी। जो आज कल हम लोग जो स्टडी करते हैं, जो पढ़ाई करते हैं, तकनीकी बहुत ज़्यादा डेवलप हो गया। उस समय में तकनीकी और टेक्निकली है ना मूवमेंट इतना स्ट्रांग नहीं था। तो वैदिक काल में जो शिक्षा देने का जो स्वरूप रहा है वह रहा है मौखिक, यानी कि कोई भी गुरु अपनी बातें जो है वो कह पाता था और शिष्य उसे सुन करके स्वीकार करता था। इसीलिए कहा जाता है कई वेद हैं है ना। उपनिषद में आप देखते होंगे जो रचना हुआ, गुरु के समीप बैठ करके जिन लोगों ने ज्ञान को धारण किया उन लोगों ने ही इसकी रचना की। श्रुति कहा जाता है, सुन करके। उस समय में शिक्षा के लिए विद्यार्थी को गुरु के आश्रम में 12 वर्ष रहना पड़ता था। एक डिसिप्लिन था जिंदगी में। उस वैदिक, अभी भी कई लोग हैं जो वैदिक रीतियों को स्वीकार करते हैं, मानते हैं कि जीवन में है ना एक डिसिप्लिन को, एक बेहतर जिंदगी देने के लिए इस डिसिप्लिन को अगर पालन किया जाए तो जिंदगी बड़ी शानदार तरीके से है ना गुजर जाएगी। वैदिक युग की ये सारी जो रीतियां हैं वो चीज़ें हम लोग देख रहे हैं, क्योंकि वैदिक काल में शिक्षा मौखिक रूप से दी जाती थी और शिक्षा के लिए विद्यार्थियों को गुरु के समीप में 12 वर्षों तक रहना पड़ता था। आप देखते होंगे 12 वर्ष का तादात्म्य ही कुछ अलग है। यहाँ पे त्याग दर्शाता है, त्याग अपने घर से, अपने राज्य से, है ना, अपने दोस्तों से, है ना। यहाँ पे अध्यात्म दिखाता है कि 12 वर्षों के कठिन तपस्या के बाद एक गुरु को अपने शिष्य के समीप में ज्ञान की प्राप्ति होती है ना। निर्वाण तो अलग चीज हो गया, सवाल ज्ञान है। हम लोग कभी ज्ञान के लिए पढ़ते ही नहीं। कौन ऐसा स्टूडेंट है, कौन विद्यार्थी है जो ज्ञान के लिए पढ़ता है? नहीं, ज्ञान से कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। हमें तो कंपटीशन फाइट करके पास होकर के नौकरी प्राप्त करना है। हम तो अपना स्टडी नौकरी के लिए कर रहे हैं और हम पढ़ा भी रहे हैं कि भाई आपका नौकरी हो जाए, है ना। ज्ञान अलग चीज हो जाता है, बड़ी मुश्किल से प्राप्त होता है ना। इसी में कुछ परसेंटेज 1-2% में आपको ज्ञान की प्राप्ति हो जाए, है ना, ये अलग बात है। चलिए, विद्यार्थियों को वेदों को मूल पाठ को कंठस्थ कराया जाता है ना। वेदरायन की कहानी भी आपने बड़ा है ना बड़े बुजुर्गों से या घर में दादा दादी से भी सुने होंगे। क्या होता है, कभी कभी हम लोग बचपन में ही बहुत सारी चीजें जान जाते हैं। आप बीपीएससी का हो सकता है कहीं मेंस वेंस दिए होंगे, तो कुछ ऐसे प्रश्न पूछ दिए जाते हैं जिसका रिलेशन कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा संस्कार, व्यवहार, है ना, हमारे जीवन में जो भी घटने वाली घटना है इससे रिलेटेड होता है। अभी क्या है ना कि आप देखते होंगे जो बच्चे अपने दादा दादी, नाना नानी के समीप में रहते हैं, छोटे बच्चे जो रहते हैं, उनको नैतिकता का बहुत बड़ा ज्ञान मिलता है। और ये ज्ञान किसी इंस्टीट्यूट में, किसी एकेडमी में, किसी यूनिवर्सिटी कॉलेज में नहीं सिखाया जाता। ये उन बच्चों को दादा दादी, नाना नानी की तरफ से ही वो सारा चीज़ें मिलता है। उस बच्चे का मानसिक विकास होता है, उस बच्चे का शारीरिक विकास होता है, जो आज के समय में है ना दूरी बन चुका है, बहुत दूरी बन चुका है। राजा रानियों की कहानी के माध्यम से उस बच्चे के अंदर की जो बौद्धिकता थी उसको उकेरा जाता था, बढ़ता था, चीज़ों को सीखता था, संस्कार क्या चीज़ होता है ना। अभी के समय में आप देखते होंगे छोटे छोटे बच्चे अपने दादा दादी और नाना नानी से बहुत दूर चला गया है ना। मोबाइल में गेम, मोबाइल में ही सब कुछ देखने लगता है। उसकी बुद्धि, उसका जो मानसिक विकास है वहीं पे रुक जाता है।
बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन उस समय में आप कई इतिहास के संदर्भ में देखते होंगे कि कई ऐसे लोग थे जो जीनियस नहीं थे, लेकिन अपने मेहनत के बदौलत, अपने हार्ड वर्क के बदौलत उन्होंने वो मुकाम हासिल किया, है ना, जो आम लोगों के बस की बात नहीं होता है। उसके लिए बहुत तपना पड़ता है। आग की भट्ठी में तप कर ही सोना बना जाता है। वही चीज़ें इस समय में भी देखने को मिलता है ना। शिक्षा के लिए विद्यार्थियों को कहता है कि गुरु के आश्रम में कितने 12 वर्ष रहना पड़ता है, क्योंकि आप देखते होंगे जब तथागत बुद्ध वैशाली में आने के बाद जब ओनम नदी के तट पर ये पहुंचे, तब इनको समझ में आया कि हमें अपना जिस ज्ञान की खोज के लिए हम निकले हुए हैं उसमें हमें गुरु की, है ना, जरूरत है। इसलिए उन्होंने अपना प्रथम गुरु बनाया था, और ये प्रथम गुरु उनके थे वैशाली के। गुरु के बिना ज्ञान नहीं मिलता, ये बहुत बड़ी बात है ना। तो ये सब चीजें यहाँ पर था, और कहा जाता है कि शिक्षार्थियों को वेदों के मूल पाठ को कंठस्थ कराया जाता था, क्योंकि यहाँ पे लिखन लेखन ये जो बातें हैं बहुत दूर की बातें हैं। वेद के अलावे गणित और व्याकरण की शिक्षा भी दी जाती थी। सोचिए, इसीलिए कहा जाता है ना कि हमारा जो बिहार है वह बिहार गणित के मामले में, मैथ के मामले में, है ना, विरासत रहा है। एक से एक लोग रहे हैं। हमारे दुनिया में किसी भी व्यक्ति को अगर आना होता था मैथ सीखने के लिए तो उसको बिहार की धरती याद आती थी। आज बिहार ये विरासत को भूल चुका है। मैथ के लिए विरासत रहा है हमारा बिहार, है ना। जैसे आप देखते होंगे अरुणा की कहानी के माध्यम से हम लोग कुछ चीजों को समझें। अरुणा की कहानी, अरुणी वेदों और शास्त्रों का बहुत बड़ा ज्ञाता बना और उदालक ऋषि के नाम से प्रसिद्ध हुआ। कहते हैं कि शास्त्रों, वेदों और शास्त्रों का यह बहुत बड़ा ज्ञाता बना, और यही व्यक्ति जो है आगे चल के उदालक ऋषि के नाम से प्रसिद्ध हुआ, है ना। इनाम गांव आप जानते होंगे। इनाम गांव है कहाँ पे? तो महाराष्ट्र में है। इनाम गांव कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र राज्य में घोड़ी नदी के तट पर स्थित यह एक ताम्र बस्ती हो जाता है। ये साइट है ना। चालकोलिथिक एज हम लोग पढ़ेंगे तो इसमें ये सब चीज का जिक्र मिलेगा। इनाम गांव को लेकर के ताम्र पाषाणिक संस्कृति का जिक्र, वर्णन जो है यहीं से मिलता है। इनाम गांव के लोग मिट्टी से बनी झाड़ियों, छत फूस की बनी होती थी यहाँ पर, है ना। इनके घर जो बनाए जाते थे, है ना। जब गांव में आप जाएंगे आज भी तो लोग, है ना, फूस और घर, इसके मड़ई में वो लोग रहते हैं आज भी। वो कॉन्सेप्ट आज भी बरकरार है। यहाँ के लोग बर्तन का उपयोग करते थे जिस पर काले रंग की ज्यामितीय आकृति बनी होती थी। ये भी आई है। पूछा जा सकता है आपसे, ये पूछा जा सकता है कि किस युग के लोग, है ना, मिट्टी के बर्तन का जब प्रयोग करते थे तो काले रंग की ज्यामितीय आकृति उनके मटके पर या उनके बर्तनों पर उकेरा जाता था। तो ये हो जाएगा ताम्र पाषाणिक, है ना। ताम्र पाषाणिक युग में यह सब चीजें आरंभ होता है। ठीक है, ये सब चीजें आरंभ होता है कब? ताम्र पाषाणिक युग में, है ना। चलिए, तो यहाँ पे आगे इनाम गांव में, है ना, इनाम गांव में ताम्र पाषाण संस्कृति के लोगों का सबसे रोचक पहलू मृतकों को दफन करने का था। एक आदमी को मकान के आंगन में मिट्टी के बने संदूक में दफनाया गया था, और यह मकान बस्ती के बीच में बसा सबसे बड़ा मकान था। यानी कि मृतकों को मिट्टी का बर्तन, खाने पीने की वस्तु, औजार, हथियार, गहने खुदाई में मिले हैं, है ना। इस युग के बाद अगर देखा जाए, है ना, कहता है लोग ना कि यानी कि एक स्वर्ग का, नर्क का भी कॉन्सेप्ट यहाँ पे दिखाई देता है कि मरने के बाद भी एक अलग दुनिया है ना। उसका डर या उसका श्रद्धा या उसका विश्वास अगर देखा जाए तो यहाँ के लोगों में भी विराजमान था। और यही वजह था कि जब किसी व्यक्ति को, है ना, कहीं पे दफनाया गया हो, यह भी कहा गया कि एक आदमी को मकान के आंगन में मिट्टी के बने संदूक में दफनाया गया, इसका भी प्रमाण मिलता है। और यह जो मकान है बस्ती के बीच में बसा सबसे बड़ा मकान था। और इस शव के साथ बहुत सारा प्रमाण मिलता है। आज भी अगर कोई लोग मर जाए
तो उस इंसान से जुड़े वस्तुओं को उसके साथ रख दिया जाता है, उसी के साथ दफन कर दिया जाता है, वो आज भी बरकरार है ना। मृतकों को मिट्टी का बर्तन, खाने पीने की वस्तु, औजार, हथियार, गहने खुदाई में मिलते हैं, है ना। अब यहाँ पे आरंभिक राज्यों के बारे में देखें। आरंभिक राज्य बौद्ध तथा जैन ग्रंथों में हमें 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है ना। बौद्ध और जैन ग्रंथों में 16 महाजनपदों का वर्णन मिलता है। अगर पूछेगा कि सबसे ज़्यादा सर्वाधिक महाजनपदों की संख्या किस राज्य में है, तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। बिहार के एग्जाम दे रहे हैं तो बिहार के संदर्भ में महाजनपदों का, है ना, प्रश्न जो है या जिक्र है पूछा जाएगा। और बिहार में 3 महाजनपद हैं जो बहुत ही प्रसिद्ध है, उसके बारे में भी हमें पढ़ना होगा। 16 महाजनपदों का उल्लेख भी मिलता है ना, अंगुत्तर निकाय में मिलता है। बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय में, है ना, इसका वर्णन मिलता है। जैसे में आप देखते होंगे, बुद्ध के एक प्रिय शिष्य थे जिसका नाम था आनंद, और आनंद ने ही एक ग्रंथ लिखी थी जिसका नाम था सुत्त पिटक। और सुत्त पिटक में 5 निकाय थे, उसमें एक निकाय का नाम था अंगुत्तर निकाय, और इसी अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का वर्णन मिलता है ना। अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का वर्णन मिलता है। भगवती सूत्र भी देखते होंगे, जैन धर्म से ताल्लुकात रखता है, और यहाँ भी 16 महाजनपदों का वर्णन मिलता है हमको। कई बार ये प्रश्न पूछा गया है आपके एग्जाम में, है ना। महाजनपद के राजा नियमित रूप से क्या करते थे, तो नियमित रूप से ये कर वसूला करते थे। क्या है भाई, कर वसूलते थे। महाजनपद बहुत बड़ी बात हो गई, है ना। कबीला, एक छोटा कबीला से कई कबीला मिल गया। एक समय था कि कबीला आपस में ही लड़ाई करते थे अपने वर्चस्व को स्थापित करने के लिए, है ना। कबीला से जन बनता है, कई जनों को मिला करके, है ना, जनपद बनाए जाते हैं। कई जनपदों को मिला करके महाजनपद बनता है। और ये 16 महाजनपद जो आपस में हमेशा ये लोग एक दूसरे से लड़ते झगड़ते रहते थे अपने वर्चस्व को स्थापित करने के लिए, जिसमें आपको मगध महाजनपद सबसे ज़्यादा शक्तिशाली होकर के उभरा। और यही है आपका पाटलिपुत्र की धरती। जब कबीले का राज्य था उस समय बलि, है ना, बलि एक कर के रूप में दिया जाता था, और बलि लोग अपने स्वेच्छा से, है ना, स्वेच्छा से प्रदान करते थे उस राजन को, उस बलि मतलब समझिए कि कबीला के सरदार को। लेकिन जैसे ही समाज की तरक्की होने लगी, राजनीति में बदलाव होने लगा, है ना, इसका मूल जो भाव था, इसका जो स्वरूप था, यह बदल करके आज अनिवार्य हो गया है कि कर आपको देना ही होगा। फसलों पर लगाया जाने वाला कर महत्वपूर्ण है। इस समय उपज के, है ना, 16वां भाग दिया जाता था। उपज का कितना? 16वां भाग दिया जाता था, है ना। ठीक है। इस समय मगध की राजधानी गिरिब्रज थी। गिरिब्रज को राजगृह कहा जाता है, राजगीर भी कहा जाता है ना। 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ सबसे सुंदर यह साइट था, है ना। मगध साम्राज्य के जो राजन थे, जो राजा थे, उन लोगों ने अपना सबसे पहला राजधानी इसी को बनाया, क्योंकि वो सामरिक रूप से, भौगोलिक दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण साइट था राजगृह। और सबसे पहले मगध साम्राज्य की राजधानी भी बनी राजगृह। बाद में, है ना, बाद में इस राजगृह से ट्रांसफर होकर के राजधानी पाटलिपुत्र आया, और पाटलिपुत्र ही हमेशा के लिए राजधानी बना रह गया। मगध की दोनों राजधानियां, है ना, मगध की दोनों राजधानियां राजगीर पहाड़ियों से एवं पाटलिपुत्र नदियों से घिरी थी। क्या मगध की दोनों राजधानियां क्या राजगीर पहाड़ियों से एवं पाटलिपुत्र नदियों से घिरी हुई थी। मगध का वास्तविक संस्थापक कौन थे? तो मगध के वास्तविक संस्थापक थे जिनका नाम है बिंबिसार, और इनका ताल्लुकात जो है यह हर्यक वंश से हो जाता है। ये हर्यक वंश के सबसे महान सम्राट थे, और इन्होंने हर्यक वंश की स्थापना की थी अपने राज्य को स्थापित करने के लिए। अपने राज्य को सबसे ज़्यादा, है ना, साम्राज्यवादी कहें या विस्तारवादी नीतियां कहें, इसके लिए इन्होंने 3 वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। और इस तरह से मगध का जो साम्राज्य था
वो साम्राज्य सुदृढ़ भी हुआ, है ना, और उसका विस्तार भी हुआ यहाँ पे। इन्हीं के बिंबिसार के पुत्र का नाम है अजातशत्रु, और अजातशत्रु भी अपने समय के सबसे शक्तिशाली राजा बने। और ये जो अजातशत्रु है, इन्होंने अपने पिता की हत्या करके गद्दी को प्राप्त किया था, है ना। इसने स्थिति को मजबूती देने के लिए कौशल और लिच्छवी राजवंशों की राजकुमारियों से क्या किया, राजकुमारियों से इन्होंने विवाह रचाया था। जैसे आप देखते होंगे कि बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना तो जरूर किया। बाबर के पुत्र थे जिसका नाम था हुमायूं। हुमायूं ने बाबर के द्वारा स्थापित मुगल साम्राज्य को बना के नहीं रख पाया, दर दर की ठोकरें खानी पड़ी थी। लेकिन अकबर की गद्दी पर बैठने के बाद अकबर को इस बात का एहसास हुआ, यह समझ आ गई, क्योंकि उसने अपने पिता और पितामह को हमेशा, है ना, बिखरते हुए देखा, टूटते हुए देखा। क्योंकि अकबर को यह बात समझ में आ गया भारत की राजनीतिक संरचना कैसी थी, सामाजिक संरचना कैसा था। अकबर को ये बात समझ में आ गया कि यदि हम वैवाहिक संबंध अगर राजपूतों के साथ अच्छे से स्थापित न करें तो मुगल साम्राज्य को सुदृढ़ता प्रदान करना बहुत ही मुश्किल होगा। और उन्होंने एक कदम उठाई और अपने साम्राज्य में उन लोगों का सहयोग भी लिया वैवाहिक संबंधों के माध्यम से। तब जाकर के अकबर के समय में मुगल साम्राज्य सबसे ज़्यादा पावरफुल बना। और इसीलिए कहा जाता है कि मुगल साम्राज्य का संस्थापक तो बाबर है, लेकिन मुगल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक अकबर को कहा जाता है ना, यहाँ पे कहा जाता है। उसी तरीके से कई चीज़ें हैं जो हम लोगों ने यहाँ पे देखा। बिंबिसार भी बिल्कुल वही नीतियाँ अपनाया, और अपनाने के बाद इन्होंने, है ना, 3 राजकुमारियों से वैवाहिक संबंध स्थापित करने के बाद अपने साम्राज्य को बहुत ही सुदृढ़ता प्रदान कर दी। यही हर्यक वंश के सम्राट थे जिन्होंने नियमित रूप से सेना को रखना शुरू कर दिया। हर्यक वंश को मगध साम्राज्य का प्रथम वास्तविक वंश माना जाता है, वास्तविक वंश माना जाता है। एक बार ये प्रश्न पूछा हुआ था आपके एग्जाम में, इसीलिए हम ये कई लोगों को कहते हैं कि आप एनसीईआरटी और एससीईआरटी जब कंपटीशन का तैयारी करना है और आप चाहते हैं कि आपके जीवन में ज़्यादा लंबा समय नहीं लगे, तो आपको पढ़ना होगा सब कुछ नहीं, सिर्फ एक किताब है। एनसीईआरटी की किताबें पढ़ लीजिए, एससीईआरटी की किताबें पढ़ लीजिए। एनसीईआरटी एससीईआरटी पढ़ने के बाद ही आगे का जो टेक्स्ट बुक है वो समझ में ज़्यादा आएगा, वरना, है ना, नींव मजबूत नहीं रहा तो फिर उसके ऊपर मकान बड़ी कमज़ोर बना रहता है। और कंपटीशन को फाइट करने वाला जो भी स्टूडेंट है उसका नींव आज के समय में बहुत ही अच्छा है, क्योंकि ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं अभी के समय में जो डायरेक्ट एनसीईआरटी से होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। अगर नहीं पढ़े हैं नहीं बना पाइएगा, है ना। बिंबिसार का राजवैद्य, तो बिंबिसार का राजवैद्य कौन था? जीवक था। बिंबिसार ने कौशल के राजा प्रसेनजीत को हराकर काशी को प्राप्त किया था, है ना। यही जीवक एक समय में तथागत बुद्ध जब बीमार पड़ गए तब भी, है ना, बिंबिसार ने उनके सेवा के लिए भेजा था। प्रसेनजीत भी जब एक बार बीमार हो गए थे तब भी बिंबिसार ने इस राजवैद्य को उनके यहाँ भेजा था। बहुत ही पावरफुल ये राजवैद्य थे। और कहा जाता है कि बिंबिसार के अच्छे मित्र थे, समकालीन थे। कौन कौन? तथागत बुद्ध भी थे और महावीर थे। और ये प्रश्न एक बार यूपीएससी में भी और उत्तर प्रदेश के पीसीएस में भी पूछ चुका है कि बिंबिसार के समकालीन कौन थे, है ना। प्रसेनजीत हो जाएंगे, तथागत बुद्ध हो जाएंगे, महावीर हो जाते हैं। ऑप्शन में तथागत बुद्ध और महावीर दिया हुआ था, ठीक है। मगध के नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? यही है घनानंद, है ना, घनानंद है। क्योंकि आप देखते होंगे इस समय तक घनानंद बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली हो गया। वैभव थी इसके पास, पैसे थे, धन संपत्ति था। जिसके पास धन संपत्ति, और सबसे बड़ी बात यह है कि इस समय के जो राजन होते थे निरंकुश होते थे, थोड़ा बहुत ही अत्याचारी भी हो जाते थे।
लेकिन इनके समय में, घनानंद के समय में, है ना, किसी की भी बातें, क्योंकि ये घनानंद एक शूद्र थे, एक शूद्र राजा, सोच सकते हैं। इतिहासकारों ने बड़ी ही अलग तरीके से यहां से इतिहास को लिखने की कोशिश की है। भारत में हमेशा शूद्रों का राज रहा है ना। मगध की गद्दी पर जो, पाटलिपुत्र की गद्दी पर जो बैठा और पूरे अखंड भारत पर साम्राज्य स्थापित किया, वो शूद्र ही था, है ना। अशोक का सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक सम्राट यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य के पहले की कहानी है घनानंद, है ना। और घनानंद बहुत ही शक्तिशाली एक सम्राट था, और ये मगध यानी कि नंद वंश का यह अंतिम शासक था, है ना। इसी घनानंद को मार करके चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। इसी के दरबार में, है ना, एक ब्राह्मण शामिल हुए थे जिसका नाम था चाणक्य। चाणक्य, और चाणक्य को इन्होंने देशद्रोही करार दिया। इसको पकड़ करके फांसी की सजा दे दो। इसका मतलब ये था कि इस समय में इस समाज के लोगों का, है ना, सामाजिक प्रतिष्ठा वैसा नहीं था, है ना। अगर देखा जाए तो सामाजिक प्रतिष्ठा इस तरह से नहीं थी, क्योंकि राजा एक शूद्र था। इतिहासकारों ने अलग तरीके से इतिहास को लिखने की कोशिश की है। खैर छोड़िए, आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहां पर कहा जाता है कि अजातशत्रु अपने पिता बिंबिसार की हत्या करके गद्दी को प्राप्त किया, राजा बना। पाटलिपुत्र का संस्थापक उदयन था, है ना। पाटलिपुत्र का संस्थापक कौन था? उदयन। और यही पाटलिपुत्र जो गंगा नदी, सोन नदी और गंडक नदी के संगम पर बसा है। सोन, गंगा और गंडक नदी के संगम पर पाटलिपुत्र बसा है, जिसकी स्थापना उदयन ने किया था। और उदयन अजातशत्रु का पुत्र है, और उदयन भी अपने पिता की हत्या करके, है ना, पिता की हत्या करके गद्दी को प्राप्त किया था। इसलिए इस वंश को कभी कभी पितृहंता के नाम से जाना जाता है, पितृहंता कहा जाता है। अजातशत्रु ने भी अपने पिता की हत्या करके गद्दी को प्राप्त किया, उसी तरीके से उदयन ने भी अपने पिता की हत्या करके गद्दी को प्राप्त किया था। प्रमुख गणतंत्र, प्रमुख गणतंत्र मतलब शाक्य। आप जानते होंगे शाक्य के बारे में। शाक्य वंश से ताल्लुकात रखते थे, है ना। तथागत बुद्ध का संबंध किस वंश से था? तो शाक वंश से था। और शाक, लिच्छवी, वज्जी, विदेह, तात्रिक, मल, कोलिया और मौर्य वंश, ये सारे के सारे गणतांत्रिक एक राज्य थे। वज्जी संघ की राजधानी वैशाली थी, और वज्जी जो है 8 गणों में विभाजित था, है ना। मिलजुल कर विवाद हमेशा ये लोग निपटाया करते थे, हमेशा निपटाया करते थे ये लोग। हेडास्पीज का युद्ध जो अक्सर पूछा जाता है कि एग्जाम में, 2 लोगों के बीच में हुआ था, सिकंदर और पोरस के बीच में, है ना। सिकंदर और पोरस के बीच में, हालांकि पोरस ने घुटने टेक दी और सिकंदर ने उसको माफ भी किया। लेकिन इसी ब्यास नदी के तट पे आने के बाद सिकंदर और सिकंदर के जितने भी सेना लोग थे, सारी की शक्तियां यहां पर टूट गई इस घनानंद के सामने, सोच सकते हैं। क्योंकि घनानंद के बारे में सारे जो यूनान से आने वाला जो भी सम्राट था, यानी कि जो सिकंदर और सिकंदर के जो चाहने वाले जो सेना, जो बहुत ही पावरफुल सेना सिकंदर के समय में था, है ना, विश्व विजेता की चाह रखने वाला, है ना, भारत में प्रवेश नहीं कर पाया, सिर्फ एक डर की वजह से, घनानंद का डर, है ना। घनानंद का डर, सोचिए कितना शक्तिशाली सम्राट रहा होगा उस समय, कि उसके डर से सिकंदर का सेना ब्यास नदी को पार नहीं कर पाता है ना। लेकिन इसकी मृत्यु हो गई। कहा जाता है बहुत ऐसे कारण है, लेकिन यह भी कहा जाता है कि उस समय मच्छर काट लिया और मलेरिया के कारण बेबीलोन में उसकी मृत्यु हो गई, है ना। बजी संघ में लिच्छवी एक प्रमुख गण था। बजी संघ में लिच्छवी क्या था, है ना। तो बजी संघ में लिच्छवी एक प्रमुख गण था। इसकी सीमाएं वर्तमान वैशाली और मुजफ्फरपुर जिले तक फैली थी। वजी संघ में लिच्छवी एक प्रमुख गण था। इसकी सीमाएं वर्तमान वैशाली और मुजफ्फरपुर जिलों तक फैली हुई थी, है ना।
और बिंबिसार के काल में भी देखेंगे। बिंबिसार के काल में, है ना, लिच्छवी के लोग शक्तिशाली हुआ करते थे। किसके काल में कहता है? बिंबिसार के काल में लिच्छवी के लोग क्या थे? शक्तिशाली हुआ करते थे। और यहाँ का राजा चेटक था, और चेटक ने अपनी लड़की का विवाह बिंबिसार से कर दिया तथा मैत्री स्थापित कर दिया। ये पूछा जाता है ना। अंग, अंग जनपद, अंग, अंग ये बिहार में है। ये जो महाजनपद हम लोग देख रहे हैं ये बिहार में है ना। और अंग प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में से एक था। इसका उल्लेख हमें कहाँ मिलता है? तो इसका उल्लेख हमें अथर्ववेद में मिलता है ना। अथर्ववेद में मिलता है इसका उल्लेख हमें। किसका उल्लेख मिलता है? अंग जनपद का, अंग महाजनपद का उल्लेख मिलता है। और यह प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में से एक प्राचीन महाजनपद था ये, है ना। यानी कि मगध के राजा अजातशत्रु की राजधानी कहाँ थी? मगध के राजा अजातशत्रु की राजधानी कहाँ थी? तो यह राजधानी राजगृह थी। और लिच्छवी एक गणराज्य था। लिच्छवी क्या था? लिच्छवी एक गणराज्य था और वजी संघ थी इसकी वजी संघ थी। राजधानी वैशाली थी। मगध के शासक घनानंद के समय सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया। ये भी पूछा गया प्रश्न है ना। या ये भी क्या है? तो ये भी आपको पूछा हुआ प्रश्न हो जाता है। अध्याय 8 में हम लोग चलेंगे। नए नए नवीन विचार आते हैं यहाँ पे, है ना। अध्याय 8 है नए प्रश्न नवीन विचार। जैसे उत्तर वैदिक काल में हम लोग देखेंगे तो उत्तर वैदिक काल को 1000 से लेकर के 600 BC के अंतर्गत रखते हैं। कृषि क्षेत्रों का विस्तार हुआ। उपनिषद शब्द का अर्थ क्या है? गुरु के समीप बैठकर सीखना, है ना। यहाँ पे कहता है क्या, है ना, उपनिषद का मतलब क्या है? तो उपनिषद का मतलब है गुरु के समीप बैठ करके, है ना, सीखना। ये चीज ये था। चलिए नेक्स्ट, यहाँ पे हम लोग अब बौद्ध धर्म से प्रारंभ करते हैं क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं सबसे ज़्यादा। बौद्ध धर्म की स्थापना संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध थे। इनका जन्म हुआ था 563 ईसापुर में हुआ था। NCERT पढ़िएगा तो 566 BC भी लिखता है ना। लेकिन ज़्यादातर यही मान्यता प्राप्त है 563 ईसापुर में। इनका जन्म स्थान था कपिलवस्तु के लुम्बिनी, है ना, वन है जहाँ पर इनका जन्म हुआ था। और इनके पिता का नाम है शुद्धोदन। शुद्धोदन जो शाक वंश से ताल्लुकात रखते थे। इनके माता का नाम है महामाया जो कोलिया वंश से बिलोंग करते थे। और पत्नी का नाम है यशोधरा। यशोधरा के कई नाम है। गोपा भी कहा गया है, यशोधरा भी कहा गया है, भद्दकचना भी कहा गया है ना। कई नाम है। और इनसे एक पुत्र की प्राप्ति हुई जिसका नाम था राहुल। जन्म प्रतीक के रूप में कमल एवं षाढ़ को दर्शाया गया है। और तथागत बुद्ध के प्रथम गुरु जो मिले उनका नाम था अल्लाह कलाम, है ना। प्रथम गुरु का नाम क्या है? अल्लाह कलाम है। ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई? तो ज्ञान की प्राप्ति इनको बोध गया में हुआ। और जैसे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई इन्होंने उपदेश दिया। प्रथम उपदेश कहाँ पे? सारनाथ। और इस प्रथम उपदेश को हम लोग धर्मचक्र परिवर्तन के नाम से जानते हैं, है ना। धर्मचक्र परिवर्तन के नाम से हम लोग, है ना, इसको जानते हैं। जैसे बुद्ध के जन्म के समय बौद्ध धर्म के प्रतीक चिन्ह के रूप में देखेंगे, है ना, ये घटना हो जाएगा। और ये प्रतीक है। कमल एवं षाढ़ का संबंध अगर पूछेगा तो जन्म से हो जाता है ना। घोड़ा जो प्रतीक है इसका संबंध गृह त्याग से हो जाता है। और धर्मचक्र इन्होंने प्रथम अपने 5, है ना, मित्रों को ही अपना शिष्य बनाया, वहीं पर प्रथम प्रवचन दिया जिसको हम लोग धर्मचक्र परिवर्तन के नाम से जानते हैं। पद चिन्ह ये निर्वाण का, है ना, यह संकेत है। ये जो संकेत हम लोग स्तूप देखते हैं यह मृत्यु का संकेत है। और बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया किस भाषा में? तो पाली भाषा में दिया था।
बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश पूछा जा सकता है किस भाषा में उन्हें दिया? पाली भाषा में। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। अपने बीना के तार को इतना मत कसो कि वे टूट जाए, न ढीला करो कि संगीत ही न निकले। यह मध्यम मार्ग, जिसको अष्टांगिक मार्ग कहा जाता है, इसी गीत को सुनकर बुद्ध ने मध्य मार्ग को अपनाया था। बौद्ध भिक्षु पुरुष को कहते हैं, भिक्षुनी महिलाएं होती थी। रहने के लिए स्थान को हम लोग विहार कहते हैं। बौद्ध मठ, बौद्ध मठ का मतलब क्या होता है? तो बौद्ध मठ का मतलब विहार हो जाता है। अब ये जो हम लोग बौद्ध संगीति देख रहे हैं, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन, प्रथम, दूसरा, तीसरा, चौथा, इस तरह से याद रखिएगा। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था, कब हुआ था, किसके समय में हुआ था? यह सब पूछा जाता है आपके एग्जाम में, है ना। तो प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कब हुआ? 483 ईसा पूर्व में हुआ। कहाँ पर हुआ था? राजगृह में हुआ, है ना। उस समय अध्यक्ष कौन थे? तो महाकश्यप थे। उस समय राजा कौन था? तो अजातशत्रु था। हर्यक वंश के समय में हुआ था। महान सम्राट थे जिनका नाम था अजातशत्रु। अजातशत्रु के समय में ही प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया, जिसके अध्यक्ष महाकश्यप को बनाए गए थे। और ये जो अधिवेशन या ये संगम जो हुआ था प्रथम बौद्ध संगीति का, यह राजगृह में किया गया था। ठीक उसी तरह से यह द्वितीय बौद्ध संगीति यह होता है 383 ईसा पूर्व में। 383 ईसा पूर्व में द्वितीय बौद्ध संगीति होती है, और यह जो स्थान है वैशाली को चुना जाता है। इस समय अध्यक्ष सब्बाकामी बनते हैं, सब्बाकामी अध्यक्ष बनाए जाते हैं द्वितीय बौद्ध संगीति के। और इस समय राजा होता है कौन? कलाशोक है राजा के रूप में, कलाशोक है राजा के रूप में। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन 250 ईसा पूर्व में हुआ था, और इस समय महान सम्राट थे जिसका नाम था अशोक सम्राट, है ना। और पाटलिपुत्र की, यही पाटलिपुत्र की धरती पर, है ना, इसका आयोजन किया गया था। इस समय मुगली पुत्तिस थे इसके अध्यक्ष, और इस समय महान सम्राट थे, है ना, अशोक सम्राट। चतुर्थ बौद्ध संगीति 98, है ना, 98 ईस्वी में हम लोग देखते हैं। कुंडलवन कश्मीर में होता है। अशोक घोष यहाँ पे हैं अध्यक्ष, और ये कनिष्क के समय में इसका आयोजन किया जाता है। किसके समय में? तो कनिष्क के समय में इसका आयोजन किया जाता है ना। गया के पास बोध गया में पीपल वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बौद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया? तो सर्वाधिक उपदेश इन्होंने श्रावस्ती में दिया, जो कई बार प्रश्न पूछता है। बुद्ध के मरणोपरांत उनके शारीरिक अवशेष पर निर्मित संरचना को हम लोग क्या कहते हैं? स्तूप कहते हैं। बौद्ध धर्म में गृह त्याग को महाभिष्क्रमण के नाम से हम लोग जानते हैं, और मृत्यु इनका 483 ईसा पूर्व में हुआ। कहाँ पे? कुशीनगर में, कुशीनारा में, जो उत्तर प्रदेश में है, गोरखपुर में है। और मगध के राजा बिंबिसार इसके अनुयायी बने थे, है ना, इसके अनुयायी बने थे। चलिए नेक्स्ट जो है ये जैन धर्म हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोग का।